वसीयत भाग 4 एवं अंतिम भाग। अभी तक आपने पढ़ा कि विमल जी अपने बच्चों को अपनी वसीयत में किए गए फैसले सुनाते हैं। हर फैसले पर बेटे बहुओं को कुछ न कुछ आपत्ति होती है। जैसे कि घर के जेवरों की बात चलती है तो दोनों बहुएं रानी और काजल बिल्लियों की तरह लड़ने लगती हैं। तभी बड़ा बेटा नितिन चिल्लाते हुए कहता है, चुप करो तुम दोनों। अगर एक भी शब्द आगे कहा तो अब एक भी शब्द आगे कहा तो जो भी घर की सोने की चीज़ें तुम्हें मिली हैं उसे वापस माँ के पास आने में समय नहीं लगेगा। दोनों बहुएं नितिन की तेज आवाज़ से डर जाती हैं, घूंघट लंबा कर पीछे की ओर खिसक जाती हैं। पापा, अब जो भी जेवर माँ के पास हैं उसे उन्हीं के पास रहने दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों पहले ही माँ से सब ले चुकी हैं। नितिन सरल भाव से बोला, हाँ पापा, मुझे भी नहीं पता था। माँ चाहे तो राखी दीदी को दे सकती हैं क्योंकि इनकी शादी तंगी हालत में हुई थी, तब हम उन्हें कुछ नहीं दे पाए थे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। छोटा बेटा अनुज बोला, हाँ पापा, मुझे भी कोई समस्या नहीं है। नितिन बोला, पर हमें तो है। दोनों बहुएं तपाक से बोली पड़ी, हमारे आगे भी बेटी है, उसे क्या देंगे? अगर तुम्हें आपत्ति है तो अपने अपने घर का रास्ता नाप सकती हो। अपनी बेटियों के लिए उनका पाप है, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नितिन बोला, तू कैसे बात कर रहा है बहुओं से? यही सिखाया है हमने तुझे। अब दोबारा कभी हमारी बहुओं से इस लहजे में बात की तो समझ लेना। विमल जी कपकपाती आवाज़ में बोले, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से मेरे ससुराल में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस आप लोग अच्छे से रहो। राखी बोली, तो मैं अब तुम लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रही बात दुकानों की तो वो मैंने अपनी पोतियों और नातिन के नाम की है। जब उनकी पढ़ाई या ब्याह का किसी भी आड़े समय में ज़रूरत हो तो तुम लोग बिना संकोच के खर्च कर सको। ये ना सोचना कि ये तो लड़की है, इन्हें नहीं पढ़ाना ज़्यादा, समझे? इतना बोलते बोलते विमल जी की खांसी उखड़ने लगी, सांसें तेज होने लगी। फिर भी वो बोलते रहे, इस घर का सामान मेरे और सुशीला के बाद तुम लोग आपसी समझ से बांट सकते हो। पर अब उन पर बोला नहीं जा रहा था। वो ज़मीन पर गिरने ही वाले थे कि नितिन ने दोनों हाथों का सहारा दे विमल जी को कंधे पर ले लिया। छोटे, गाड़ी की चाबी ला। तुरंत गाड़ी में सहारा दे बैठाया। तुम दोनों, काजल और रानी, बाकी पापा की ज़रूरतें, सामान और दवाई लेकर बैठो। माँ, तुम बच्चों के पास रहो। क्यों परेशान हो रहा है? अब समय नहीं है मेरे पास। वो डॉक्टर मुझे मशीन पर डालकर लाखों रुपए बना देंगे। विमल जी लंबी लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं, अब आप चुप रहो पापा, इतनी सस्ती जान नहीं आपकी। पापा, अनुज बोला, जल्दी से सब अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर लिया। बचाने की उम्मीद बहुत कम थी, पर सभी बच्चों की और सुशीला जी की दुआओं से विमल जी ठीक हो गए। कुछ दिन उन्हें आराम करने की सलाह दी गई। उन्हें गोद में उठाकर निवृत्त कराते, नहलाते। यह सब देख विमल जी और सुशीला जी की आंखों में आंसू स्वतः ही निकल आते। अब मैं ठीक हूँ। तुम लोगों को आए 1 सप्ताह हो गया। अब अपनी अपनी नौकरी पर जाओ, कमाओ खाओ, नहीं तो कहीं तुम्हारा मालिक गुस्सा न हो जाए।
अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, आप और माँ मेरे साथ चल रहे हो, नितिन बोला। रानी भी बोली, हाँ पापा जी, बच्चे भी अपने दादी दादू के साथ बहुत खुश रहेंगे, मैं भी पास ही हूँ, वीकेंड पर आ जाया करेंगे। अनुज बोला, हाँ ये सही है छोटे, तो पापा अब मैं चलती हूँ, अपने बहू बेटे आपकी सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जब ज़रूरत हो बता दीजिएगा। राखी डबडबाई आंखों से बोली। नितिन ने राखी के सर पर हाथ फेर दिया। दीदी, आप इतनी बड़ी हो फिर भी छोटे बच्चों की तरह रोती हो। बच्चों का आपसी प्रेम देख विमल जी की उम्र खुद ब खुद बढ़ गई। अब तो दुनिया से निश्चिंत होकर जा सकते हैं। सुशीला जी से बोले, हमारी घर की गठरी मजबूती से बंधी है, इसे कोई नहीं खोल सकता। विमल जी को वसीयत सुनाए 10 साल हो गए हैं, वो पहले से भी ज़्यादा हट्टे कट्टे हो गए हैं। सच में पाठकों, ये बच्चे ही होते हैं जो माँ बाप की उम्र को घटा या बढ़ा सकते हैं। न कोई लेकर आया है न कोई लेकर जाएगा, यह कमाया यहीं रह जाएगा, तो काहे चिंता करता है रे इंसान। रिश्तों को सहेज कर रखो, मुट्ठी बंद है तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अकेले इंसान को बाहर के कौवे भी नहीं छोड़ते। कड़वा है मगर सच है। कहानी कैसी लगी, अच्छी या बुरी, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।